कोरोना की बढ़ती रफ्तार, उद्यमी और मजदूर लाचार। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। संकट के दौर से गुजर रहे देश को कई चुनौतियों ने घेर लिया है। छोटी दुकान से लेकर बड़े उद्योग बंद पड़े हैं। सरकार उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है, तो बेबस मजदूर पटरी पर अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं पटरी के जरिए। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 33% के साथ जो हमने उद्योगों को खोलने की बात कही है वो कितनी धरातल पर कारगर नजर आ रही है। तो एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना के आपातकाल से जूझ रहा है, तो सरकार भी बढ़ती महामारी, लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था को लेकर गंभीर है। मोदी कैबिनेट से लेकर राज्य सरकारों की तरफ से लगातार महामंथन चल रहे हैं। वहीं आज हरियाणा के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने भी उद्यमियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और उद्योग से जुड़े कई मुद्दों पर यह खास बात हुई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना के काल में पूरे देश में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों से पिछले 2 महीने से राजस्व प्राप्तियां न के बराबर होने से आर्थिक तंगी के बावजूद राज्य सरकार ने लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को के जो ऋण है उस पर 6 महीने की ब्याज दर में राहत प्रदान करने का निर्णय लिया, ताकि वे लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रति श्रमिक 20,000 रुपए तक का मासिक भुगतान वेतन का कर सकें। उन्होंने कहा कि औद्योगिक उत्पादन में एमएसएमई एक बड़ी भूमिका निभाता है और इसमें श्रम शक्ति का अहम योगदान रहता है। और इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने टीम 11 के साथ बैठक कर योजना बनाई। इस बैठक में बाहर से आ रहे 20 लाख प्रवासी श्रमिकों, कामगारों को क्वारंटीन सेंटर्स में ही तेजी से स्किल डेटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही श्रमिकों, कामगारों के सुरक्षित वापसी के साथ ही लेबर रिफॉर्म कानून के जरिए गांव और कस्बों में ही नौकरियां, रोजगार देने की योजना बनाई है। तो तमाम योजनाएं, वो चाहे किसी एक राज्य सरकार की बात करें, तमाम राज्य सरकारों की करें, किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा संकट है वो उन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर है, जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत कामगार जो लोग हैं उनकी आ रही है। कामकाज ठप पड़े हैं, उद्योग धंधे बंद हो गए। हालांकि कुछ छूट के साथ, रियायतों के साथ उनको खोलने की घोषणा जरूर कर दी गई है, लेकिन जिस तरीके से ये जो हमारा मजदूर वर्ग है, कामगार लोग हैं, पलायन कर रहे हैं, उसके चलते इन उद्योगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। अब इस संकट से निपटने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, चाहे वो हम हरियाणा सरकार की बात करें, यूपी सरकार की बात करें। और आज हरियाणा सरकार की तरफ से अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होती है और इस बातचीत के जरिए कई अहम फैसले लिए जाते हैं। लेकिन क्या वो लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए कारगर हैं? ये तमाम वो सवाल है जिनको लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार जो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मनीष, कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अभी कारगर नजर नहीं आते, क्योंकि 2 बड़े संकट हैं। एक तो कामकाज करने वाले लोग नहीं मिल रहे और दूसरा जो है मध्यम जो उद्योग है, लघु उद्योग जो है, उनके पास अब कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं। मनीष। जी शमशेर, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अगर हरियाणा की हम बात कर रहे हैं तो हरियाणा में जो उद्योग है उसको हरियाणा सरकार जो है लॉकडाउन 2 के बाद से ही पटरी, अगर बात करें तो उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं, जिसको लेके बात होती है अक्सर कि मजदूरों को कोई दिक्कत नहीं है, मजदूरों को रहने की समस्या नहीं होगी, यहाँ तक है। और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बात की है उसमें दरअसल यहाँ तक कहा गया है कि फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको फैक्ट्री में रहने के लिए ही उनके लिए कमरा बनवाया जाए। उसके लिए सरकार उनको आर्थिक रूप से मदद करेगी। वहीं पर जहाँ पे पटरी पे लाने की बात अगर करूँ तो वहाँ पे 20,000 प्रति श्रमिक, यानी जितने भी आपके पास श्रमिक काम कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन जिनकी हो रखी है, उनको 20,000 प्रति श्रमिक जो है वो सरकार बिना गारंटी के लोन देने की भी बात कर रही है। वहीं पे अगर बात करें तो 6 महीने की ब्याज की रिबेट जो है वो भी बात हो रही है। बिजली में जो सरचार्ज जो लगता था उसके ऊपर माफी की बात हो रही है। तो हर प्रकार से सरकार जो है वो उद्योगपतियों को सहायता देने के लिए अपनी जागरूकता भी दिखा रही है, साथ में एक कानून बना के उनको कहीं न कहीं फायदा देने का काम भी कर रही है। लेकिन बात आती है
उस उद्योग में काम करने वाले मजदूर की। आखिरकार जो सरकार जो कहती है कि मजदूर को इतना बेनिफिट मिलना चाहिए, वो बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है। आज की अगर मैं बात करूं तो पंचकुला औद्योगिक क्षेत्र में मैंने लगभग 2 घंटे हमने वहां पे मजदूरों से बात किया। मजदूरों का कहना था कि दरअसल उनको अगर हम बात करें तो रहने और खाने पीने की व्यवस्था की तो दूर की बात है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। अप्रैल महीने का जो उन्होंने काम किया है, मार्च का जो काम किया है, उनको मार्च महीने की तनख्वाह अब तक नहीं मिली है। और फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं मजदूरों को कि हम बहुत घाटे में हैं, हम आपको तनख्वाह कहाँ से दें। ये जो सड़क पर आप देखते हो कि हुजूम जो अपने घर के लिए निकला हुआ है, कहीं न कहीं यही कारण है जो सरकार से काफी दूर है। सरकार उद्योगपति जो है उनको इंस्ट्रक्शन भी देती है, फैसिलिटी भी देती है, लेकिन वो फैसिलिटी आखिरकार मजदूरों को मिल पाती या नहीं मिल पाती, ये बहुत बड़ी बात है शमशेर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जैसे मनीष, हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि अब लोग जो है पलायन करने से अपने आप को रोक पा रहे हैं क्योंकि हमने इंडस्ट्रियां चला दी हैं। 20 तारीख से एक अहम फैसला लिया गया, 20 अप्रैल से। उसके बाद कुछ उद्योगों को कुछ नियमावली के तहत काम करने की हिदायत दी गई, लेकिन उसके बाद कितना बदलाव नजर आता है। अगर आप, मैं यमुनानगर की बात कर लेता हूं, वहां पर कितने ऐसे उद्योग हैं जो इस वक्त चल रहे हैं और उसके साथ साथ वहां पर काम भी सही तरीके से हो पा रहा है। ऐसा कुछ नजर आता है? जो पहले वाली गति है उससे कितना फर्क आपको नजर आता है? देखिए शमशेर, अगर हम बात करें कि जब ये कोरोना वायरस से पहले की बात करें और अब की अगर बात करें तो जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जो भी उद्योगपति थे उन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी थी, मजदूर जो था वो कहीं न कहीं घर जाने की बात कर रहा था। अब जब सरकार ने रियायत देने की बात की है तो मजदूर जो है, मजदूर का पेट जो भरता है वो अनाज से भरता है। आखिरकार जो अनाज मिलेगा उसको वो पैसा से मिलेगा। जो उसने पीछे काम किया है वो उद्योगपति जो है वो कहते हैं कि जो हमारे पास हमारी फैक्ट्री बनती, हमारा काम बनता। देखिए, काम अब शुरू होगा तो पैसा आना शुरू होगा, उद्योग लाइन पे आएगा। लेकिन जो मजदूरों के जो समझ में एक बात आ गई है कि आखिरकार हमारा जीवन कैसे चलेगा, इनका फायदा होगा नहीं होगा, पिछली तनख्वाह नहीं मिल रही है, आगे की बात क्या होगी, कहीं न कहीं ये जो डर है वो मजदूरों के दिल में बैठा हुआ है। और इसीलिए कल भी आपने देखा, परसों भी आपने देखा, आज सुबह भी आपने देखा कि मजदूर किस तरह सड़क के ऊपर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे हरियाणा से जो मजदूर पलायन है वो बहुत कम हो रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो सड़कों के ऊपर जो मैं देखता हूं वो वाकई में बहुत ही भयानक स्थिति होती है, बहुत ही भावुक स्थिति होती है कि मजदूर हजारों किलोमीटर यहाँ से पैदल चल चुके हैं। कोई 600 किलोमीटर जा रहा है, कोई 400 किलोमीटर दूर है, कोई 2000 किलोमीटर दूर है। अगर वाकई में उसको अगर उसको इतना कॉन्फिडेंस में लाया जाए कि वाकई में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप रुकिए, लेकिन जब वो घर से निकलता है तो सड़क पे ऐसा दिखता है कि कभी उसको डंडे मिलते हैं कहीं से, तो कहीं से फिर सड़क छोड़ करके 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर खेतों में से जाके फिर वो नेशनल हाईवे पे आते हैं। तो शमशेर, कहीं न कहीं सरकार को इसके बारे में सोचना होगा कि उद्योगपति से जहां पे बात होती है, मजदूर संगठन से जहां पे बात हुई, लेकिन आखिर वो मैसेज मजदूरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये पहुंचाना बहुत जरूरी है। मजदूरों तक पहुंचने चाहिए, कामगार लोगों तक पहुंचने चाहिए। हम लगातार चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कितनी वार्तालाप कर लें, कितनी चर्चाएं कर लें, इंडस्ट्रीज को कितनी छूट दे लें, लेकिन उसके बाद वहां पर अगर स्किल जो है काम करने वाला आदमी नहीं होगा तो फिर आप कैसे काम करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। अब हम बात करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देता हूं। बजरंग दास गर्ग हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। बजरंग दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ हमारे साथ सुभाष जग्गा हैं जो महासचिव हैं, ये बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज से आते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जग्गा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं पहले आपके पास आऊंगा बजरंग दास जी। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होती है, ये सभी राज्य सरकारों की तरफ से की जा रही है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने के लिए, जो रोजगार इस वक्त छिन गए हैं उनको प्रॉपर तरीके से काम देने के लिए, और जो पलायन हो रहा है, जो एक पलायनवादी एक कल्चर चल पड़ा है, उसमें देखिए उन पलायन करने वालों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें काम नहीं मिलेगा, खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, घर नहीं मिलेगा, तो वो अपने घर तो जाना चाहेंगे। कम से कम एक सुकून भरी उनके लिए ये राहत भरी बात तो होगी कि अपने परिवार से वो लोग मिल रहे हैं।
लेकिन आज जिस तरह से ये बैठक को, इस बैठक को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। कुछ छोटे मझले और लघु उद्योगों को अपनी तरफ से राहत देने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। वो किसी एक सरकार ने नहीं की, लगभग सभी राज्यों की सरकारें कर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा काम जो है वो इन उद्योगों के जो पतन होने की कगार पर ये उद्योग आ गए हैं, इसको रोक सकता है क्या? शमशेर जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने व्यापारी व उद्योगपतियों की आवाज को उठाया, जी। उनकी समस्या को सुना आपके चैनल ने। जहां तक कि उद्योग को बढ़ावा देने की बात है, उद्योग को चलाने की बात है, सरकार ने जो उद्योगों को चलाने का निर्णय लिया है वो अच्छा निर्णय है, उसका स्वागत करता हूँ जी। मगर उद्योगों को चलाने के लिए काफी दिक्कतें इस समय आई हुई है। एक तो कामगार मजदूरों की आपके सामने है, किस प्रकार मजदूर हरियाणा से लगातार पलायन कर रहे हैं। सरकार अगर उनको रोक नहीं पा रही तो वो पैदल जा रहे हैं, लंबी लंबी दूरियां तय करके वो घरों में जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लॉकडाउन के दौरान सरकार उनको ऊपर अपना जो सिस्टम था वो ठीक ढंग से उनको ऊपर सिस्टम नहीं जमा पाई, उनको सुविधा नहीं दे पाई, जिसके कारण कामगार मजदूर जो थे हमारे वो पलायन कर रहे हैं। सरकार जब उद्योग को चालू करने जा रही है, एक तो रॉ मटेरियल की बड़ी भारी दिक्कत है जो आपके सामने है, और दूसरा माल की खपत नहीं है। जब माल को फैक्ट्री वाला बनाएगा तो जब तक सेल माल की नहीं होगी तो कैसे उद्योगपति उसने माल फैक्ट्री चालू रखेगा। ना तो कच्चे माल की रॉ मटेरियल की दिक्कत, मार्केट के अंदर उस जो माल है उसकी खपत नहीं है। तीसरा, जैसे हमने पहले जो माल बनता था, आज के समय लगभग 30% माल का प्रोडक्शन होना है। आज जब प्रोडक्शन कम होगा तो आपके सामने है माल की जो कीमत की वैल्यू है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। एक तो माल महंगा हो जाएगा, काफी दिक्कतें हैं। सरकार को अगर उद्योग को चालू रखना है और व्यापार उद्योग को बढ़ावा देना है और सरकार की नीयत ठीक है तो सरकार को चाहिए सबसे पहले जो उद्योगपतियों ने जो लोन ले रखा है, जो कोरोना महामारी के अंदर 2 महीने तो काम ठप पड़ा है, 2 महीने जमान में लग जाएगा। कम से कम बैंकों का जो लोन है उस लोन का 1 साल के लिए ब्याज माफ होना चाहिए। और दूसरा, बिजली के जो बिल है, बिजली का बिल आप देखो प्राइवेट सेक्टर से अगर बिजली खरीदते हैं तो हमें बहुत सस्ती पड़ती है, सरकारी से पड़ती है तो दुगनी महंगी पड़ती है। सरकार को कम से कम बिजली का जो बिल है, उद्योगपतियों को जो कोरोना के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उद्योग चालू करेंगे, 1 साल के लिए बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी देने की जरूरत है। तो तीसरी सबसे मोटी समस्या जो उद्योगपति के लिए है, व्यापारी के लिए है, आम जनता के लिए है, वो क्या है? मिनिमम फिक्स चार्जिंग जो बिजली बोर्ड ले रहा है, किस बात की ले रहा है? जब मेरी फैक्ट्री बंद है, किस बात की फिक्स चार्जिंग? मेरी दुकान बंद है, जब मैं दुकान खोल नहीं रहा तब मिनिमम चार्जिंग क्यों आप ले रहे हो? जितना उपभोक्ता, जितना व्यापारी व उद्योगपति बिजली जलाता है उतना ही बिजली के बिल उससे लिया जाए, ना कि मिनिमम फिक्स चार्जिंग जो है वो किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। ये एक आम जनता के, उद्योगपतियों के, व्यापारियों के जेबों में डाका डालने वाली बात है, उनको लूटने वाली बात है, जो सरासर गलत है। अगर सरकार अच्छी सुविधा देनी चाहती है, उद्योग को चालू करना चाहती है, ये 2-3 चीजों पर उनको ध्यान देने की जरूरत है। मैं शमशेर जी एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं बार बार, हम चाइना की कंपनी से अपील कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योग हरियाणा में लगाइए, हम आपको छूट देंगे। आप एक तरफ तो कहते हैं पूरे विश्व के अंदर बीमारी किसने फैलाई? चाइना ने, चीन ने बीमारी फैला दी भाई बड़ी भारी। आप पड़ोसी जो हमारे देश है उनको फिर इंडिया में लाकर बीमारी फैलाना चाहते हो। यहाँ के उद्योगपति को तो आप रोजगार दे नहीं रहे, यहाँ के लोगों को फैसिलिटी आप दे नहीं रहे,
बड़ी बड़ी कंपनियों बाहर को बुलाकर जाके लोगों को पेट पे लात मारने का काम करोगे? सबसे पहले आपको जो यहाँ पर हरियाणा के अंदर जो उद्योग लगे हुए हैं, और तो यमुनानगर जो है उस साइड में प्लाईवुड का हब है, बहादुरगढ़ साइड में फुटवेयर का हब है, हमारे जो हरियाणा है ये कृषि उपज प्रदेश है, जहाँ पर आटा मिल, फ्लोर मिल, ऑयल मिल, दाल मिल, दुनिया भर की चावल मिलने हैं। आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए। आप सरसों को तो लोगों को दे नहीं रहे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं भी ऑयल मिलों को हमने ये सिस्टम करने जा रहे हैं। आपने ऑयल मिलों के लिए सरसों तो बंद कर दी, जबकि सरसों हमेशा, ये इतिहास है, ओपन बोलनी में मंडी में बिकती आई है। कभी भी सरसों की बोलनी बंद नहीं हुई। सरकार ने मंडियों में सरसों की बोलनी बंद कर दी। तो सरसों ही मंडी से तो ऑयल मिला नहीं खरीदेगा तो ऑयल मिल कैसे चलेगी? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय चले है। ठीक है बजरंग दास जी, आपके पास फिर लौटेंगे। लगातार बात हम कर रहे हैं, जैसे आपने कुछ समस्याएं गिनाई हैं, आपका ये कहना है कि सरकार को कुछ इसमें राहत जो है उनको देनी चाहिए, वो चाहे बिजली की बात हम करें या इसके साथ साथ जो उनको ब्याज जो माफ़ किया जाना चाहिए, जो लोन लिया गया है उसमें कुछ महीने के लिए, जैसे आपने साल भर के लिए बोला, ये तमाम बातें हैं। इन चीज़ों को करने से कितना हमारा जो औद्योगिक तंत्र है वो पटरी पर लौटेगा, ये हम बातचीत करेंगे। जग्गा साहब, ये जो बातें कह रहे थे बजरंग दास जी, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है? तमाम चीज़ें अगर कर दी जाती हैं तो व्यापारिक जगत में जो इस वक्त खलबली मची है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके रोजगार, मैं बात करूं इंडस्ट्रीज, वो लगभग सभी की बंद है, लेकिन बहुत से लोगों के सामने तो अब ये चुनौती आ गई है कि अगर इसको ताला नहीं लगाया फैक्ट्री को तो फिर उसके लिए तो अपना घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे घर की बाद में सोचेगा, पहले अपना ही घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि अभी हमारे बजरंग दास जी ने भी कहा, देखो ये एक विपत्ति आई है, एक महामारी आई है, पूरे विश्व पे आई है। और जब भी कोई महामारी आती है तो उसका अगर डट के मुकाबला किया जाता है और संघर्ष किया जाता है, तो अब जो बुरे वक्त आए हैं उसको किस तरीके से निकाला जाए, हम सब मिलके उसका हल ढूंढने की कोशिश करें कि किस तरीके से चलाया जाए इस काम को। अब क्योंकि सबसे ज्यादा जो मार है वो उद्योगों पर पड़ी है, क्योंकि जब हमारे वर्कर भी पलायन करके जा रहे हैं और वर्कर नहीं होंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। और क्योंकि कुछ खर्चे फैक्ट्रियों के बड़े फिक्स होते हैं, जो कि जैसे कि बैंकों के ब्याज हैं और हैं फिक्स खर्चे, स्टाफ के खर्चे, ये सब रेगुलर होते रहेंगे। और जब तक प्रोडक्शन नहीं होगी तो ये दिक्कतें तो हैं ही, दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन अब इसका किसी के पास कोई हल नहीं। अब जब सरकार के पास हम अपना रोना रोते हैं तो सरकार भी अपनी बातें करती है, हमारे पास भी फंड नहीं है, हम कहाँ से दें। जैसे कि आज हमारे सीएम साहब से वीसी पे काफी लंबी बातचीत हुई, कम से कम 4 घंटे वीसी चली। हर डीसी के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, जैसे लेबर की बात भी है, फिक्स चार्जेस की बात भी है, वो भी रखी गई। उसमें हमारे सीएम साहब ने हमें 25% फिक्स चार्जेस में अभी तक तो कंसेशन दिया है, और बाकी जो 75% है वो 6 महीने की किस्तों पे कहा है जी। लेकिन हमने कुछ आंकड़े उनको दिए हैं, कुछ स्टेटों ने फिक्स चार्जेस माफ किया है और उनसे अनुरोध किया है कि जैसे कि अभी बजरंग दास जी ने कहा कि जब तक फिक्स चार्जेस की मार इंडस्ट्री को क्यों झेलनी पड़े, तो वो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने काफी कहा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर कुछ ना कुछ गौर करेंगे और बाकी स्टेटों जिन्होंने माफ किया है उनके आंकड़े हम उनके पास भेज रहे हैं। तो इसमें सरकार कुछ ना कुछ हमारी मदद जरूर करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन क्योंकि अब इंडस्ट्री के लोग भी घर बैठे बैठे थक गए हैं, थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव सोच के बाद हमारा, जैसे कि एक बहादुरगढ़ का इंडस्ट्री एरिया है, तो हमने चैम्बर की तरफ से सबसे कहा है कि हर आदमी अपनी फैक्ट्री को चलाए, और जब चलाने की बात सोचेंगे तो तभी पॉजिटिव होंगे, और जब थोड़ा बहुत पहिया घूमना चालू होगा तो तभी एक आदमी का मन भी लगने लगेगा और इंडस्ट्री चलने लगेगी। तो मैं समझता हूँ अगले वीक में हमारे बहादुरगढ़ में कम से कम 60-70% इंडस्ट्री चालू हो जाएगी। अब समस्या तो है ही, लेकिन समस्या का समाधान जब कुछ नहीं होता तो कुछ चीजें परमात्मा के ऊपर छोड़ी जाती हैं। अब वो परमात्मा जिस तरीके से अब ये इतना बड़ा विपत्ति लाया तो इससे निकालेगा भी वही। तो इसलिए अगले हफ्ते से काफी इंडस्ट्री चलने लग जाएगी जी। और मैं व्यापारी भाइयों से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि अपने हौसले को बनाए रखें, क्योंकि जब कोई विपत्ति आती है
तो उसमें धैर्यवान ही व्यक्ति आगे निकल पाता है, और विपत्ति के समय अगर अपना धैर्य खो देता है तो वो टूट जाता है। इसलिए मेरा सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध है कि अपने धैर्य को बनाए रखें और अपनी फैक्ट्रियां चालू करें, क्योंकि प्रशासन का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, फैक्ट्री चलाए रखें। एक शायर की कुछ बातें मैं गुनगुनाना चाहूंगा जी। कि कुछ सिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा, कुछ सिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार हर इंसान मुस्कुराएगा। मायूस ना होना है मेरे दोस्तों, मायूस ना होना मेरे दोस्तों, इस बुरे वक्त के बाद नया सवेरा आएगा। तो पुनः मेरा सभी व्यापारियों से बिल्कुल अनुरोध है, नया सवेरा आएगा। आपके पास भी आएंगे सुभाष जग्गा जी। अब इस बीच हमारे साथ राम गोपाल मंगोटिया हैं, जो अध्यक्ष हैं व्यापार संघ नीम का थाना से। मंगोटिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। आपसे ये जानना चाह रहे थे, इस वक्त जो परिस्थितियां बन रही हैं तमाम प्रदेशों में रोजगार को बचाने को लेकर, और इसके साथ साथ जो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, मझले उद्योग हैं, उनको बचाने के लिए जो सरकारें काम कर रही हैं, वो कितना आपको कारगर इस वक्त नजर आता है, और कितना आपको लगता है कि सारे के सारे काम सरकार नहीं कर सकती? जैसे अभी हमारे साथ जग्गा साहब कह रहे थे कि कुछ फैसले परमात्मा पर भी छोड़ने होते, क्योंकि ये बीमारी इस प्रकार की है। ये सर आपकी बात सही है, सरकार सभी काम नहीं कर सकती है। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी सर, बोलिए। सरकार सारे कार्य नहीं कर सकती है। ये जो वैश्विक महामारी आई है, हमें सभी सरकार को सभी को मिलकर इसका मुकाबला करना है। और मैं परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, ये बुरा वक्त बहुत जल्दी ही निकल जाएगा। हमें सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, हम उसी के मुताबिक चल करके धीरे धीरे वापस ग्रो करके फैक्ट्रियों को और व्यापार जगत को धीरे धीरे पटरी पर लाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत शीघ्र ही हम इस वैश्विक महामारी से निपट पाएंगे। इस वक्त जो हालात हैं मंगोटिया साहब, जो कामकाज के, वो कैसे हैं? कैसे जो है हमारे जो मजदूर हैं उनको आप लोग मना पा रहे हो? क्योंकि देखिए, काम तो करना उनको है, और दूसरा ये कि मशीनें जब चलेंगी तो वो लोग काम करेंगे। अब मशीनें तब चलेंगी जब पैसा पास में होगा, तो ये सब बैलेंस कैसे अभी हो पा रहा है? लेकिन चुनौती बड़ी है, लेकिन कुछ लोगों को समझाना भी पड़ेगा, अपने जो मजदूर भाई हैं उनको मनाना भी पड़ेगा, उनको दाल रोटी का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, और अपना भी देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि उनकी दाल रोटी के चक्कर में अपना खुद का परिवार भूखा मर जाए। नहीं, ये आपकी बात सही है सर। ये 35% के हिसाब से जो फैक्ट्री हमारे नीम का थाना में भी काफी लोगों ने चालू की है, लेकिन उन सबके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्होंने प्रोडक्शन तो चालू कर दिया है, लेकिन अभी जो चीजों की सभी की दुकानें खोलने की परमिशन नहीं मिली है, तो वो प्रोडक्शन करके कहाँ पर के जब तक की माल की मार्केट में डिमांड नहीं आएगी तब तक उनका प्रोडक्शन करना बेकार है। तो मैं तो सरकार से गुजारिश करता हूँ कि हर तरह की दुकानों को खोलने की वो इजाजत दे, चाहे वो फुटवेयर की हो, कपड़े की हो, होजरी की हो, और अन्य किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की हो। वो अभी केवल किराने की दुकानों के अलावा दूध सब्जी की दुकानें खुली हैं, बाकी सारा मार्केट बंद पड़ा है। मंगोटिया साहब। हाँ सर। आवाज सुन रहे मेरी आप? हाँ सुन रहा हूँ सर। मैं जैसे अब ये सवाल एक खड़ा हो गया इस वक्त कि जो राज्य सरकारें हैं उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ गई। केंद्र सरकार की तरफ से तो देखिए, हम नितिन गडकरी की बात करें तो उन्होंने कह दिया है कि बहुत बड़ी समस्या है, और एमएसएमई के लिए खासकर बहुत बड़ी चुनौती है। उनका जो बहुत सारा पैसा जो है वो बड़ी कंपनियों पर बकाया है, सरकारों पर बकाया है, वो उनको जल्दी दें। लेकिन राज्य सरकारों के ऊपर भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो समस्या उनके सामने आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि उनको अपने राज्य के उद्योग को बचाना है और इसके साथ साथ उन लोगों को पलायन को भी रोकना। तो क्या पलायन रुक पाएगा इस प्रकार के जो एहतियात के तौर पर कदम उठाए जाते हैं? तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि राज्य सरकारों को चाहिए कि प्रोडक्शन के साथ साथ वो मार्केट खोलने पर भी जोर दे। अब सभी जगह के मार्केट राजस्थान में बंद पड़े सर, केवल लेकिन क्या ये मार्केट बंद है? मार्केट जिस दर से बंद है रामगोपाल जी, मार्केट जिस दर से बंद है वो डर सबको लगता है, और ऐसे में जो भी प्रोडक्शन हमारा होगा, चाहे हम उद्योग शुरू कर लें, उसमें अगर 33% लोग भी काम करेंगे और जितना प्रोडक्शन जो होगा
क्या वो उतना मार्केट में खप पाएगा? क्योंकि लोग जो है मार्केट में निकल नहीं रहे हैं, अपनी बहुत सी जरूरतों को उन्होंने सीमित कर लिया है। ऐसी कोई बात नहीं, लोग मार्केट में जैसे राशन की, किराने की सामग्री लेने के लिए, फल सब्जी लेने के लिए भी आते हैं। अभी काफी लंबा 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया लॉकडाउन में सब। अब और दूसरी चीजों की भी डिमांड चल रही है, लेकिन मार्केट उनका खुल नहीं पा रहा है। जी। तो मेरा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है कि वो थोड़ी बहुत देर के लिए, चाहे 2 घंटे हो चाहे 3 घंटे हो, सभी तरह के मार्केट 2-3 घंटे के लिए खुले, तो फैक्ट्रियों का माल की डिमांड भी होगी, उनका माल भी उठेगा और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन। आपको क्या क्या लगता है कितने वक्त में परिस्थितियां सामान्य हो सकती हैं? कुछ अनुमान लगता है? देखिए, कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी जिस तरह से काम शुरू हुआ है उससे एक उम्मीद तो बंधी है, और जो लोग लगातार अपने घर जाना चाहते हैं उनमें कुछ कमी आएगी। नहीं, अब देखो धीरे धीरे उम्मीद तो बनी है, और विश्वास हम यही करते हैं कि भगवान जल्दी महामारी से अपने को निजात दिलाए। लेकिन फिर भी ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, बराबर दुगनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उससे चिंता का विषय भी हो रहा है। जी, ये बहुत बड़ी चिंता है। तो परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने भारत में जल्दी से जल्दी इस कोरोना बीमारी से निजात दिलाए और वापस जनजीवन पूरा पटरी पे आए। बिल्कुल, ये ऐसी उम्मीद हम करें और दुआ करें कि ऐसा सब कुछ हो, सारी चीजें पटरी पर लौटें, ताकि मजदूरों को पटरी घर ना जाना पड़े, उद्योग भी पटरी पर लौटे, कामगारों को काम मिले। बहुत बहुत आभार हमारे साथ बातचीत के लिए मंगोटिया साहब। हमारे साथ इस बीच राकेश देवगन है, जो प्रेसिडेंट हैं हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो भी जुड़ चुके हैं। देवगन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। देवगन साहब, एक आज जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। जो छोटे हमारे उद्योग है, मझले उद्योग है, उनको पटरी पर लाने के लिए, उनके काम को दुरुस्त करने के लिए, ताकि उनकी जो स्थिति इस वक्त इतनी ज़्यादा दयनीय हो गई है कि वो उद्योग जो है बंद होने की स्थिति में आ चुके हैं। आपको क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले दिनों में ये उद्योग जो है ग्रो करेंगे, काम करने वाले लोगों को यहाँ पर काम मिलेगा और परिस्थितियाँ फिर से सामान्य हो सकती हैं सरकारों के सहयोग से? देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात है कि हम लोगों को कोरोना से लड़ना है, उससे डरना नहीं है, और लड़के काम भी करना है जी। तो कोई मध्य रास्ता निकालना पड़ेगा कि हम लोग फैक्ट्री भी चला सके और अर्थव्यवस्था को टैक्स ला सके और बच भी सके। क्योंकि हम सबसे पहले, जब तक जो विश्वास हट गया लोगों का, जो व्यापारी का हट गया है, कर्मचारियों पे भी आया है, उसके बाद जितने हमारे लेबर है वो सभी डरे हुए हैं जी। और अपनी लेबर को हमें अपने बच्चों की तरह पहले भी रखते थे और आगे भी रखना पड़ेगा कि उनका पूरा, और ये जितनी भी हमारी गाइडलाइंस है इनको परमानेंट अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और अभी कोरोना है, कोरोना के बाद कुछ और बीमारी भी आएगी और इसके बीच में से हमें अपना प्रगति भी करना है और तरक्की भी करना है। उदय तो सूर्य होगा ही और अच्छी लालिमा के साथ होगा, ये हमें उम्मीद है। चलिए, आऊंगा देवगन साहब, आपके पास भी आऊंगा। इस बीच हम बजरंग दास जी के पास जाएंगे। बजरंग दास जी, देखिए, बहुत से लोगों से हम बात कर रहे हैं और जितने भी उद्योगपति हैं, संगठनों के अध्यक्ष हैं, उन सबका यही कह रहा है कि हमें इस कोरोना से लड़ना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें काम भी करना पड़ेगा, व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए, और एक उत्साह के साथ, एक हौसले के साथ काम करना पड़ेगा। उसमें सरकारों की मजबूरियां भी हैं। मैं केवल एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे आपने राजस्थान सरकार की बात कर लें, हरियाणा सरकार की बात कर लें, वहां से भी हमारे साथ जिन भाषा को हमने जोड़ा, उनका यही कहना था कि हमने अपना हौसला बढ़ा के रखना है, बना के रखना है। सरकारों की तरफ से सहयोग मिलेगा उतना मिलेगा, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम कितनी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। शमशेर जी, जहाँ तक हौसले की बात है, आपने हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो हमारा देश का व्यापारी व उद्योगपति है, पूरे हौसले के साथ जनता की सेवा के अंदर जुटा हुआ है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरे देश और प्रदेश के अंदर, चाहे हमारे प्रवासी मजदूर थे या जरूरतमंद व्यक्ति थे, सबको खाना पहुँचाने का काम अगर किसी ने किया है, हमारे व्यापारी, उद्योगपति व सामाजिक संगठनों ने किया है। जहाँ तक मजदूर जो होता है, उद्योगपति लगा लो तो व्यापारी लगा लो, जो हमारा कर्मचारी है, हमारा परिवार का सदस्य होता है, हम उनको कभी भी तकलीफ नहीं आने देते। समय पर हर जरूरतमंद का ख्याल हम अपने परिवार की तरह उन अपने कर्मचारियों को रखते हैं। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा किसी कर्मचारी ने
किसी उद्योगपति के प्रति ये लेकिन कहा हो। बजरंग दास जी, ये तो आप भी समझते हैं कि जब इतना पूरा ख्याल रखा जाता तो ये लोग नहीं निकलते, अपने अपने घरों से नहीं निकलते, ये नहीं जाते। अगर सबने देख, मैं एक ही बात नहीं कर रहा, मैं एक बात करना चाह रहा था, अगर सभी लोगों ने पूरा ख्याल रखा होता, मैं कुछ की बात नहीं कर रहा, अगर सब लोग इसका ख्याल रखते तो आज ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा होती। शमशेर जी, सबसे मोटी बात, मैं आपकी बात काट रहा हूँ बीच में, जो नहीं, मैंने मेरी बात पूरी कर ली सर। सर, हाँ बोलिए। हाँ, मैं जब प्रवासी मजदूरों की जो आप बात करते हो पलायन करने के लिए, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो निर्माण कार्य पूरे देश के अंदर बंद हुए हैं, आपके सामने है। निर्माण कार्य के अंदर कोई उद्योगपति के पास वो कर्मचारी काम नहीं करता। लाखों जो हरियाणा के अंदर मजदूर थे, जो निर्माण कार्यों के अंदर लगे हुए थे, वो निर्माण कार्य बंद होने के कारण उनका सही ढंग से भोजन तो मिल गया, व्यापारी ने सामाजिक संगठनों दे दिया। खाली भोजन से काम नहीं चलता, सरकार ने भी दिया सर। सरकार ने, आप सरकार से पूछ लीजिए। देखिए, मेरे पास जितनी देखिए, अगर देखिए, अब एक तरफा अब हम बात कर रहे हैं मजदूरों की, सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे साथ नहीं है इस वक्त, हम सभी व्यापारी भाइयों से बात कर रहे हैं। देखिए बजरंग दास जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, इस वक्त मैं जो बात कर रहा हूं सभी व्यापारिक संगठनों के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनसे बात कर रहा हूं। सरकार का कोई पक्ष नहीं आप रखने वाला है, हमने ऐसे लोगों को जोड़ा है जो अपनी बात रखेंगे, सरकार से क्या चाहते हो बात करेंगे। हाँ, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, सरकार की बात नहीं करना चाहता। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं राजस्थान सरकार की बात भी कर रहा हूँ, पंजाब सरकार की बात भी कर रहा हूँ, हरियाणा सरकार की बात भी कर रहा हूँ, दिल्ली सरकार की बात भी कर रहा हूँ। सभी राज्य सरकारों ने भोजन दिया है सर। मैं सुनो, आप कंफ्यूजन हो शमशेर जी, आपको फिर याद पूरा प्रैक्टिकल की, आपकी टीम को भेजो फील्ड के अंदर, का राशन दिया है सर। हमारी टीम है फील्ड में, वही तो रिपोर्ट देती है, मैं थोड़ा ना गया हूँ। आप भूल गए हो ना, हमारी टीम है, हमारे जो संवाद आता है वो रिपोर्ट देते हैं। अब आप ये भी नहीं मानेंगे क्या, अब आप ये भी कह देंगे कि हमारी टीमें ग्राउंड पर नहीं निकलती। हमारे जो कोरोना योद्धा हैं जो मैदान पर जाकर रिपोर्ट लेते हैं। हाँ जी, आपकी टीम ग्राउंड में गई है। हाँ, गुरुद्वारा लगा लो, अग्रवाल संगठन लगा लो, व्यापारी संगठन है, उद्योगपति संगठन है, जितने संगठन थे खाने के, उन्होंने पैकेट बना कर सभी जगह वितरण करने का कार्य किया है। प्रशासन के साथ मिलकर, प्रशासन के सहयोग से, सरकार के सहयोग, जो कोटेदार है वहां से राशन मिल रहा है सर, वो जो भी मिल रहा है वो क्या है, चाहे वो कच्चा राशन क्यों ना हो, उसको पका के तो आदमी खा सकता है, वो भी तो मिल रहा है फ्री में लोगों को। वो राशन कहते हो, वो राशन आप कह सकते हो। राशन तो राशन से सर, उसी से तो रोटी बनेगी, उसी से चावल बनेगा, उसी से दाल बनेगी। एक 20 लाख आदमी कोई मजदूर हो, राशन के पैकेट तो 20,000 दिए गए ना, 20 लाख। आप बात प्रैक्टिकल समझो। आज मजदूर की प्लानिंग क्यों हुई जी, अगर उनको नगद पैसा मिल जाता। हाँ, उनको जो कारगर मजदूर थे, जो बिल्डिंगों में लगे हुए थे, जो लाखों लोग जो निर्माण कार्य बंद हो गए, उनको सरकार की तरफ से सहायता रुपए की नकद की मिल जाती तो मैं समझता हूँ पलायन उनकी रुक जाती। वो अपने झुप्पी झोपड़ियों किस सरकार से, कौन सी सरकार देती? वो वहाँ और कौन देगा? मैं पूछ रहा हूँ कौन सी सरकार? राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार, हर सरकार। हाँ। जिस स्टेट के अंदर जो हमारे मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, उस स्टेट की सरकार का फर्ज बनता है। जो कोई लोग बेरोजगार हो गए, आप ये पूछिए उद्योगपति को क्या दिया गया? इतने दिन लॉकडाउन रहा, हमारी फैक्ट्रियां बंद रही, छोटे छोटे व्यापारी थे, मध्यम व्यापारी थे, जिनका रोजगार बंद रहा, कोई छूट दी सरकार ने? बिजली बिल भी आप हमसे ले रहे हो, टैक्स भी आप हमसे भरवा रहे हो, हाउस टैक्स भी आप मांग रहे हो, पानी के बिल भी मांग रहे हो। आप कहते हो भी जनता की मदद के लिए भी व्यापारी योगदान करे, और किराया भी आप दुकान का आप मांग रहे हो। ठीक है बजरंग दास जी, जो लोग सक्षम है, ठीक है, और भी बहुत से लोग हैं चर्चा में, मैं आपके पास आऊंगा बजरंग दास जी, आऊंगा। देखिए, मुझे सबको वक्त देना बारी बारी से, आपने अपना पक्ष रखा। हमारे साथ इस बीच गंगाधर प्रसाद हैं जो व्यापार प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष हैं, जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है गंगाधर जी। लेकिन उससे पहले मैं एक बार सुभाष जग्गा जी के पास जाऊंगा। सुभाष जग्गा जी, देखिए, जो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको लेकर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। सबसे अहम तो यही है कि जो बात इस वक्त हमारे साथ बजरंग दास जी जुड़े हुए कह रहे हैं
कि राशन नहीं दिया सरकारों ने, राशन वो राशन जो खाने की बात कर रहे हैं, खाने की बात आप देखिए, आप ही ने कहा हाँ खाना नहीं दिया। अब जो कच्चा अनाज है, चाहे गेहूं है, चावल है, दाल है, वो सरकार ने नहीं दिया क्या? मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा। और बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अगर इन सभी मजदूरों का ख्याल रख लेते तो हो सकता है कि आज ये पलायन रुक जाता, ज्यादा नहीं तो कुछ तो रुक जाता। शमशेर जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आज कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट भी घर में बैठे बैठे परेशान हो गए इतने टाइम से, आज ये कोरोना की जो महामारी है उसमें भी वो निकल के वो सोच रहे हैं भी कुछ फैक्ट्रियों में जाएं। और इसी तरीके से जो हमारे वर्कर हैं वो भी घरों में बैठे बैठे बहुत परेशान हो गए। और जो फैमिली वाले हैं वो आज भी वहीं रुके हुए हैं, और जिनके घरों से बार बार फोन आ रहे थे वो भी अंदर बैठे, और उनके एक मन में था कि हमें किसी तरीके से, और जैसे कि मीडिया से खबरें आ रही थी ये 2 महीने चले, 6 महीने चले। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी जो हर साल मई के महीने में हमारे जो वर्कर हैं अपने बिहार और यूपी चले जाते थे, और इस बार क्योंकि हर साल का उनका रूटीन था और कुछ वो बैठे बैठे परेशान हो गए, घरों से फोन आ रहे थे, तो इसलिए वो उन्होंने इस पलायन को शुरू किया। खाने पीने की किसी को कोई कमी नहीं दी गई, किसी भी, मेरे ख्याल मैं तो समझता हूँ जितना खाना बन रहा था एक्सेस बन रहा था, खाने वाले इतने नहीं होते थे जितना खाना ये बांटा जा रहा था जी। तो इसमें कोई खाने पीने की वजह से वो कमी की वजह से मेरे ख्याल में नहीं गए, और वो क्योंकि रूटीन में भी जाते थे, और घर तो हर आदमी को प्यारा होता है, तो जब उसके माँ बाप बीवी बच्चे फोन कर रहे थे तो उसका हर आदमी के मन में तड़प होती है। तो इसलिए जो हमारे जितने भी वर्कर थे वो जो जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं, और अभी भी काफी जो लोग हैं जो फैमिली के साथ हरियाणा में रहते थे वो टिके हुए हैं। आज भी जो भी इंडस्ट्री चली है 13 लाख वर्करों ने उस काम को शुरू कर दिया है, और मैं सोचता हूँ आगे भी काफी लोग काम कर देंगे। तो इसमें कोई चिंता का देखो ऐसा ना, जो कुदरत की तरफ से मार है उसको हमें पॉजिटिव वे में सोच के और अच्छे तरीके से उसको हमने झेलना है और करना है, दोबारा सुरखरू होके दोबारा बिजनेस को भी चलाना है, और जो हमारे वर्कर गए भी हैं उनको भी हमने प्यार से वापस ले आना है और अपने बिजनेस को पूरी तरीके से चलाना है। और कुछ कोई शायर की कुछ पंक्तियां मैं दोबारा बताऊंगा, दीप जलते रहें और जगमगाते रहें, दीप जलते रहें और जगमगाते रहें, हम आपको और आप यूं ही मुस्कुराते रहें, जब तक है जिंदगी दुआ है हमारी, आप यूं ही दियों की तरह जगमगाते रहें। ऐसी पॉजिटिव बातें करके, चाहे वो हमारे वर्कर जो हमारे एक परिवार का अंग है उनको भी हमें प्यार से समझाना है। अब जो घर जाने की जिद जिसने पकड़ ली वो घर जाएगा, और वो घर जाके 1-2 महीने बाद जैसे सिस्टम ठीक होता है तो दोबारा वो आएगा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है जान है तो जहान है, पहले तो जान की हमें रक्षा करनी है, और इतने वर्कर जो फुल फ्लैश जिस तरीके से इंडस्ट्री चल रही थी उस तरीके से आज भी हम चलाएंगे तो खतरा बहुत ज्यादा है। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग रख के जो वर्कर घर चले गए हैं 1-2 महीने बाद वो वापसी आ जाएंगे, और भी कोई जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक परिस्थितियां जो बनी है उससे हम जल्दी निकलेंगे। बिल्कुल, उससे हम जल्दी निकलेंगे, और आने वाले वक्त में हम उम्मीद कर सकते हैं कि परिस्थितियां सही होंगी, दुरुस्त होंगी। जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग इन दिनों में चले जाया करते हैं, वो 2 महीने बाद वापस लौटेंगे, यही उम्मीद हम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जग्गा जी हमारे साथ जुड़े, और आपने कुछ ऐसे मैसेजेस दिए हैं शेर व शायरी के जरिए जिनसे उन लोगों में हौसला बढ़ेगा जो लोग इस सिलसिले को कहीं ना कहीं गंभीर मानकर बैठे थे कि मैं घर जाऊं। बहुत सीनियर साथी है जी, बिल्कुल आपके पास आऊंगा। इस बीच हमारे साथ जो है गंगाधर प्रसाद हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। गंगाधर प्रसाद कोषाध्यक्ष हैं। खजाने पर कितना भार पड़ रहा है सर, जो भी व्यापारिक संगठन है? धन्यवाद आपका कि आपने व्यापारी वर्ग की दिक्कतों को आपने अपने चैनल पर उठाया। जी शुक्रिया। और सबसे पहले मैं सभी प्रवासी मजदूर जो पलायन कर रहे हैं, मैं उनकी तरफ से प्लस मैं अपने पूरे व्यापारी वर्ग की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो जहाँ हैं कोशिश करें कि वहीं रहें, क्योंकि अगर वो पलायन करते हैं तो उससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। वो अपने साथ साथ अपने परिवार के बच्चों को प्लस अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी संक्रमित कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले सरकार ने भी कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन ये जनरली गाँव में और जहाँ भी है वो हो नहीं पाता है। मैंने अभी हमारे गाँव में भी, हमारे आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत सारे लोग आए हैं
हमने देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग प्लस होम क्वारंटीन जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी गई है वो हो नहीं पाता है। तो इसलिए हमारी अपील यही है कि जो जहां है तो किसी भी तरीके से हमें पता है कि परेशानी हो रही है, सबको परेशानी हो रही है, हमें सबको पता है ये बात, जी। लेकिन किसी न किसी तरीके से मैनेज करें और जहां है किसी भी तरीके से वो खुद को सरवाइव करें। पहली चीज, इससे वो खुद भी सेफ रह सकते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी सेफ रख सकते हैं। और दूसरी चीज, ये दिक्कत हो रही है प्रवासी मजदूरों के पलायन का कि उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, फैक्ट्री बंद है, तो हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि लघु उद्योग जो भी हैं उसे अगर फिर से चालू किया जाए तो जो मजदूरों हैं पहली चीज तो उनको ये रोजी रोटी का साधन मिल जाएगा। और दूसरी चीज, प्रवासी मजदूर जो भी हैं वो 10x12 या 12x12 के कमरे में 4 लोग 5 लोग रहते हैं, तो उनको घुटन महसूस होती है, स्वाभाविक सी बात है, वो पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए अगर कहीं ना कहीं अगर फैक्ट्री चलती है, कुछ लघु उद्योग चलते हैं, तो वो उनका रूटीन भी बन जाएगा आने जाने के लिए। और महंगाई दर की बात है, अगर प्रोडक्शन होगा तो महंगाई दर भी स्वाभाविक सी बात है कि कम होगी। गंगाधर जी, जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनके ऊपर इस वक्त कितना भार आप देखते हैं? कितना ज्यादा उनको इस वक्त सरवाइव करने के लिए जरूरत नजर आती है सरकारों के सहयोग की? क्योंकि आप कोषाध्यक्ष हैं तो आपको पूरी जानकारी भी होगी कि कितना खर्च वो कर रहे हैं, कितनी तनख्वाहें वो लोग बांट रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा ये इस वक्त बोझ नजर आ रहा है। जी सर, मैं ये बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि अगर लघु उद्योग बंद हैं तो, और ये लगभग अब कुछ लघु उद्योग तो इस स्थिति में आ गए हैं कि वो बंद होने के कगार पर हैं, तो सरकार से गुजारिश है कि वो उनकी परमिशन लेके उसे चालू करें। और जो भी मजदूर हैं उनके, अगर सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि 35% जो मजदूर हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, उनको अगर लेकर काम करना चाहें तो उनको लेकर काम करें। अगर उनको पूर्ण रूप से अनुमति मिलती है कि अगर सभी मजदूर अगर आना चाहें, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए अगर वो फैक्ट्री या अलग उद्योग चालू करवा सकें तो पूर्ण रूप से मजदूरों को बुलाएं, तो जिससे कि उन लोगों को भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा जो पलायन करने के लिए मजबूर है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है सर कि लोगों को सिर्फ खाना नहीं खाने की जरूरत ही नहीं है, खाना तो लगभग कहीं ना कहीं जो सामाजिक लोग हैं, प्लस हर जगह कम्युनिटी किचन चल रहा है, कहीं ना कहीं लोग सहयोग कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो उनको खाना पीने की व्यवस्था तो जहाँ तक मेरा मानना है कि उनको दिक्कत का सामना कम पड़ रहा है। लेकिन रही बात पैसों की, तो कहीं ना कहीं से उनको इसीलिए वो पलायन करने के लिए मजबूर है। तो हमारी तो यही अपील है कि सरकार से अनुमति लेके वो अपने लघु उद्योगों को चालू करें, इससे उनको भी लघु उद्योग जो हैं ये भी बंद पड़े हैं, तो जो उनके मालिक हैं वो भी एकदम समझ लीजिए कि बंद होने के कगार पे उनका लघु उद्योग, तो वो अपने कर्मचारियों को कैसे वेतन दे पाएंगे? वो अपने घर का पेट पाल रहे हैं, किसी तरह दूसरों को कैसे दे पाएंगे? ठीक है देवगन साहब, ये जो हमने देखा कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था उसको गति देने में बड़ा योगदान देता है। बहुत ज़्यादा निर्यात की बात करें तो यहीं से पैदावार होती है, यहीं से सब कुछ पैदा होता है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, तमाम अन्य राज्यों की बात करें, अन्य राष्ट्रों की बात करें, तो वहाँ उस दौरान जो भारत एक बड़ा राष्ट्र है, यहाँ पर बड़ी तादाद में कामगार लोग हैं, तो अपने देश की आपूर्ति करना ही मुश्किल हो जाएगा, तो निर्यात पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। देखो, पहले तो ये बात है कि जब हम लघु उद्योग को शुरू करने की बात करते हैं, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है उसको पूरी अर्थव्यवस्था की, लेकिन रीढ़ की हड्डी को मिलता क्या है, गवर्नमेंट ने दिया है क्या है? अब मैं समझ में नहीं आता। जब हम बात करते हैं हरियाणा की, मैं हरियाणा से हूँ, कि ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा ने तरक्की करके दूसरे तीसरे नंबर पे आ गया। लेकिन जब अब दिक्कत की बात आई अर्थव्यवस्था के लिए, एमएसएमई के लिए, तो वो यूपी ज्यादा दे रहा है, जब उसके बाद में राजस्थान ज्यादा दे रहा है। फिक्स चार्जिंग वो खत्म करे, हरियाणा में खत्म नहीं होता वो, कि नहीं जी हम 20% दे देंगे, 25% दे देंगे। हमारे आदमी काम करने के लिए तैयार है। HSIDC उनको कह रहा है कि बड़ी कंपनियां आए, हम उनको जगह देंगे, सस्ती रेट की जगह देंगे, वो आके यहाँ इंडस्ट्री लगाएं। हम कहते बहुत अच्छी बात है, लगनी भी चाहिए, उद्योग बढ़ना भी चाहिए, भारत का नाम भी होना चाहिए, और हम उनके साथ खड़े हैं, दुख में खड़े, सुख में खड़े हैं, क्योंकि ये मेरा अपना देश है, मेरी अपनी धरती है, मेरी अपनी कर्मभूमि है। लेकिन वही गवर्नमेंट पॉलिसी, वही HSIDC जिन लोगों को मजबूरी के अंदर किस्तें नहीं दी गई, इन्हांसमेंट गवर्नमेंट की आ गई, वो पैसा नहीं दिया गया, उनके ऊपर रेट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है, पैनल इंटरेस्ट ले रहा है, और वो नोटिस अभी भी आए हैं। कोरोना के मार्च के अंदर भी लोगों को नोटिस मिले हैं कि जी आप अपने पैसे जमा कराओ। हम लोग फैक्ट्री शुरू हुई है, हम लोगों ने अपने
जितने भी हमारे इंडस्ट्री के चौकीदार आदमी जो फंस गए थे फैक्ट्रियों के अंदर, हम इंडस्ट्री वालों ने क्या किया, अपने उससे जितनी भी एसोसिएशन थी खाना इकट्ठा किया, उनकी फैक्ट्री में उनकी डोर टू डोर सर्विस की, क्योंकि लोग दिल्ली जाके फंस गए थे, कहीं फंस गए थे। और इस यही कारण है कि बहुत सारे हमारे यहाँ से जितने भी अपना मजदूर वर्ग था वो यहाँ से प्लान नहीं किया, बहुत कम आदमी प्लान करके गए हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आती है कि बस खड़ी हुई है, जिसको बैठना बस में जाके बैठ जाओ, तो उस जगह जाके हमारी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है कि हम उनको अब कैसे, हर कोई जाना चाहता है ना। बाहर के देश में अगर हमारे आदमी फंसे हुए थे तो प्रधानमंत्री जी उनको लेके आए ना हिंदुस्तान में। ऐसे जो हमारे यहाँ प्रवासी फंसे हुए उनको भी लगता है कि हमारे हिंदुस्तान तो वही है जो मेरा घर है। ठीक है, चलिए इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान भी जुड़ गए हैं। शिव अग्रवाल हैं जो लखनऊ मर्चेंट इलेक्ट्रिकल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। शिव अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। शिव अग्रवाल जी, आज हम उस सेक्टर की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है इस देश को चलाने का, इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का, लेकिन आज वही सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। एमएसएमई की हम बात कर रहे हैं, कितना तनाव में है ये सेक्टर? सर एमएसएमई तो इस वक्त आप समझिए 100% तनाव में है। उसकी मेन वजह यह है कि एमएसएमई ही सबसे ज्यादा छोटे वर्कर्स को काम देता है। पहली बात तो ये है कि उद्यमी इस वक्त 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं। 50 दिन के बीच में उद्यमी के लिए कोई भी सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिली है, बल्कि सारा बोझ उद्यमी के ऊपर डाला जा रहा है कि वो बाजार में सबको देखने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए और जनरल चीजों के लिए व्यापारी ही काम आ रहा है। इस वक्त दुकानें उसकी बंद हैं, फैक्ट्रियां, हम लोग की इंडस्ट्री 45-50 दिन से हम लोग एक बार भी वहां तक जा नहीं पाए हैं। लॉकडाउन एरिया में फैक्ट्री है, रेड जोन हम लोग का निर्धारित है, परमिशन कोई मिल नहीं रही है। हम लोग बराबर वहां पर पहुंच कर रहे हैं कि परमिशन दी जाए। मजदूरों को पैसा हम कहां से देंगे? हमारा बैंक के ऊपर ब्याज इतना ज्यादा चल रहा है, बैंकों की नकेल कर दी है बैंकों ने। रोज की रोज उनके फोन आते हैं कि साहब आपके पैसे नहीं आ रहे हैं। कोई सुनवाई सरकार की तरफ से नहीं हो पा रही है। काम के बारे में हम लोग को कोई ये नहीं मालूम हो पा रहा है कि किस दिन लॉकडाउन खुलेगा, और लॉकडाउन खुलने के बाद हमारी फैक्ट्री की स्थिति ये होगी कि हम लोग जो कच्चा सामान कुछ है कुछ नहीं है। अगर खोल भी लेते हैं तो हमें कच्चा सामान ना होने के कारण हम फैक्ट्री जाके कर क्या लेंगे? ना मटेरियल कोई आने की पोजीशन हो रही है, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन काम कर रही है, ना कोई वाहन से माल आ सकता है। परमिशन ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो परमिशन नहीं मिल रही है। बहुत सी जगहों पर तो लॉकडाउन एक तरह से ऐसा कर दिया गया है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकते, तो फिर कैसे काम होगा? मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोग को माल, अगर कच्चा माल, मैं एक कूलर बनाता हूँ, मेरे पास 50 आइटम एक कूलर बनाने में लगते हैं मानिए, और 48 आइटम मेरी फैक्ट्री में हैं। 2 आइटम मेरे पास नहीं है, तो आज फैक्ट्री आप खोल भी देंगे तो मैं क्या कर लूंगा? मुझे 1 हफ्ता तो चाहिए उन सबको प्लान करने के लिए। जो कारीगर स्टाफ था, मेरा बिहार का स्टाफ आता है मेरे पास काम करने के लिए। 15 आदमी की टीम आई हुई रहती है, हर साल वो काम करती है। वो टीम छोड़ करके भाग चुकी है। 2-2, 3-3 करके वो सारा स्टाफ निकल गया यहाँ से, बिना बताए वो भाग रहे हैं। क्यों? कि लॉकडाउन बहुत लंबा पीरियड का हो गया। अगर वो एक सिंपल पीरियड, पहला लॉकडाउन जब हुआ था तो कारीगर पेशेंस रख के बैठे हुए थे, लेकिन जब सेकंड लॉकडाउन हुआ, हम लोग उनको खर्चा भी दे रहे हैं, खाने के लिए व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी एक लिमिटेशन है। व्यापारी के पास भी अपने साधन बिल्कुल संकुचित हो गए हैं। हम लोग बैंक के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ना तो बैंक से कोई मदद मिल रही है, ना हमें सरकार कोई मदद करने को तैयार है। सरकार उल्टा मदद हमसे मांग रही है। उद्यमी व्यापारी से कह रही है कि आप हमें बिल्कुल शांत रहें और सबको मदद करें। तो हम मदद कहाँ से करेंगे, आप मुझे बताएं। बिल्कुल, ये एक समस्या है। जैसे बात कर रहे हैं अग्रवाल साहब, बजरंग दास जी, सुझाव भी हम मांग लेते हैं, छोटे छोटे कुछ ऐसे सुझाव सभी से इस वक्त क्या होना चाहिए। देखिए, बहुत थोड़े शब्दों में आपने सुझाव देने वक्त मुझे ख्याल रखना है कि मैं आपको छोटे कम शब्दों में एक सुझाव देता हूँ। जी अग्रवाल साहब, इन्होंने जैसे पहले एक बातचीत आई थी कि हम 2 दिन 3 दिन दुकानों को जैसे परमिशन दे रहे थे कि किसी एक स्टेट की दुकानों को हम 2 दिन चलाएंगे, फिर दूसरे स्टेट की दुकानों को 2 दिन चलाएंगे, तो कोई ना कोई तो इनको संभव प्रयास करना पड़ेगा। एक जैसे इन्होंने ड्रिंक्स वालों के लिए, अभी दारू के लिए खोल करके देखा है, तो एकदम से अगर किसी भी चीज को खोल देंगे तो वो तो बहुत नुकसान करेगी। उसकी वजह से कोरोना क्या हमारा असर करेगा ये हमको भी नहीं मालूम है और सरकार को भी नहीं मालूम है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम लोग को जो पालन करने की चीजें बताई गई, हम उसका ध्यान रखेंगे और हम लोग को थोड़ी थोड़ी परमिशन दी जाए कि हम खोल करके पहले अपने को खड़ा तो कर पाए किसी तरीके से।
ये मेरा सुझाव है। ठीक है, मैं बजरंग दास जी आपसे सुझाव चाहूंगा। आप सब लोगों से सुझाव इसलिए जरूरी है कि आप लोग व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं और आपकी बातें बड़ी असरकारक होती हैं। सरकार क्या कर सकती है? सरकार ने सुझाव लिए हैं, अलग अलग राज्यों की सरकारें, व्यापारी सुझाव ले रहे, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि आप लोगों के सुझाव सरकार तक पहुंचे, क्योंकि जितने ज्यादा सुझाव होंगे उनमें से कुछ बेहतर जरूर निकलेगा। शमशेर जी, पर देश का व्यापारी है या उद्योगपति है, हमेशा सरकार के साथ तालमेल करके चलता है और चलना भी चाहिए। बिना सरकार के सहयोग से ना तो उद्योग चल सकता, ना व्यापार चल सकता। ये पहली बात है। मगर जहाँ हमारे साथियों ने छोटे उद्योगों की बात कही, निजी उद्योग की बात कही, आप देखिए ग्राम स्तर के ऊपर हर चीज बनती थी। कूलर है, पंखे है, नमकीन का सामान है, बड़ी है, पापड़ है, हर सामान, दरी, चादर गांवों में बनता था, लघु उद्योग के माध्यम से बनता था और लाखों लोगों को रोजगार मिलता। शमशेर जी, सरकार को पहल करने की जरूरत है। जो उद्योगपति की भी जो जायज मांगे हैं उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। एक तरफ तो लॉकडाउन है, एक तरफ हरियाणा सरकार कहती है दिल्ली के आदमी को हरियाणा में घुसने नहीं देंगे। आप मैक्सिमम रॉ मटेरियल जो आएगा वो दिल्ली से आएगा, पैकिंग का सामान आएगा दिल्ली से आएगा। जब रॉ मटेरियल की पैकिंग सामान नहीं आएगा तो कैसे उद्योग चलेगा? उनका एक सिस्टम जो केंद्र सरकार को, स्टेट सरकार को मिलकर सभी स्टेटों में मुख्यमंत्री बातचीत करके एक सिस्टम बनाने पड़ेगा कि जो भी उद्योगपति रॉ मटेरियल है वो आए और उनको जो माल बनने के बाद बेचने का, गाड़ियां लगाने की अनुमति जो भी उद्योगपति अप्लाई करे, गाड़ियों परमिट मांगे, तुरंत प्रभाव से उनको परमिशन मिलनी चाहिए। और जो हमारे साथी ने कहा बैंक का ब्याज भी माफ होना चाहिए, बिजली के जो बिल है उस पर कम से कम 50% सब्सिडी होनी चाहिए। सबसे मेन बात है मिनिमम फिक्स चार्जिंग। ठीक है बजरंग दास जी, कुछ और लोगों से भी मैं सुझाव ले लेता हूँ। देवगन जी से भी सुझाव लेंगे, गंगाधर जी से लेंगे। देवगन जी, आपकी नजर में क्या ऐसा है रोड मैप जो अगर उसको अपना लिया जाए, अख्तियार कर लिया जाए उस रास्ते पर चलकर, तो चीजें आसान हो सकती हैं? शमशेर जी, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर जो एसओपी है उसको हम पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमारी छोटे उद्योग है वहाँ नौकर से लेके मालिक तक एक ही आदमी है, क्योंकि हम लोग छोटे लघु उद्योग नौकर का काम भी हमने, सफाई भी हमने करनी है और चेक भी हमने बनाने हैं। तो कम से कम जो पड़ोस के राज्य से हमें आने के लिए परमिशन है, मालिक अगर आएगा तो नेचुरली बात है वो अपने आप को सेव करके आएगा। और वो जो फैक्ट्री में उसको कम से कम हफ्ते में 3 दिन तो आना दिया जाए कि 3 दिन आके अपनी फैक्ट्री को संभाल के अपनी फैक्ट्री को काम शुरू कर सके। गवर्नमेंट हर जगह चाह रही है कि ये कोरोना का वॉरियर है, कोरोना का वॉरियर है। मैं तो कहता कि उद्योगपतियों से बड़ा तो कोरोना का वॉरियर है ही नहीं। किसी गवर्नमेंट ने अभी तक हरियाणा में ये कहा है कि अगर किसी मालिक को कुछ हो गया तो हम ये देंगे? नहीं, अगर कुछ हो गया तो हम तुमसे ये ले लेंगे, हमारे अगेंस्ट की कार्रवाई कर लेंगे। कि मालिक को अपनी जान प्यारी नहीं, अपने बच्चों की जान प्यारी जो फैक्ट्री में लेके आता है उनके साथ रहता है। जितनी सफाई हम लोग करते हैं अपने घर में, जितने प्रवासी बाहर रहते हैं उनसे ज्यादा सफाई हम अपनी फैक्ट्री में करते हैं। आते ही उनका सैनिटाइज किया जाता है, उनका बुखार देखा जाता है, थर्मल स्कैनिंग की जाती है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है, खाने का ध्यान रखा जाता है, वो आपस में इकट्ठे ना हो वो ध्यान रखा जाता है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सा वो मालिक जितने भी लोग कुछ आप लोगों ऊपर जो नियमावली कड़ी कर दी गई उसमें कुछ उनको सरकारों को ढील देनी चाहिए और बहुत ज्यादा बेवजह उनको परेशान नहीं करना चाहिए। गंगाधर जी, आप भी आप सुझाव दें अपने, 30 सेकंड में जरा सुझाव दें क्योंकि वक्त बहुत कम है। जी सर, जैसा कि अग्रवाल जी ने कहा कि मैं उनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं, क्योंकि जब तक लॉकडाउन में सामानों की आवाजाही यानी रॉ मटेरियल की अनुमति नहीं देंगे तब तक वो फैक्ट्री या फिर जो भी लघु उद्यमी है वो नहीं चला सकते। तो इसलिए सबसे पहला तो मैं यही सुझाव दूंगा सरकार को कि जो रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन है उसको चालू करें। और दूसरी चीज ये है सर कि कुछ सब्सिडी या फिर कुछ ऐसा राहत पैकेज व्यापारियों के लिए प्रदान करें जिससे कि उनको भी राहत मिल सके। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बजरंग दास जी आपका भी बहुत बहुत आभार और देवगन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास बहुत कम है। गंगाधर जी आपका भी बहुत बहुत आभार और अग्रवाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का मुझे ख्याल रखना बेहद जरूरी है, अगला बुलेटिन भी लेना है, लेकिन चर्चा इसी मुद्दे को लेकर थी और अहम भी थी क्योंकि जो इस वक्त हमारे देश में एक रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। बहुत ज्यादा तादाद में लोग जो है इस एमएसएमई सेक्टर में, जो हमारे सूक्ष्म है, लघु उद्योग हैं, जो मझोले उद्योग में काम करते हैं और इनमें काम करने वाले लोग जो हैं वो धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। तो ऐसे में इन उद्योगों के ऊपर ये सबसे बड़ा संकट आ गया है कि ये अपना सर्वाइव कैसे करेंगे।
सरवाइव तब कर पाएंगे जब सरकारों की तरफ से, चाहे किसी भी राज्य की सरकार क्यों ना हो, उसकी तरफ से कुछ रियायतें दी जाएं, ब्याज दरों में छूट बैंकों की तरफ से ऐसा होना चाहिए। बिजली के जो बिल की बात कर रही थे उनको कुछ उसमें राहत मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए हैं जो इस काल में, उनको लेकर भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। और जो बॉर्डर सील कर दिए गए हैं जिनसे अलग अलग राज्यों में कच्चा माल पहुंचता है, क्योंकि एक जगह कच्चा माल नहीं बन सकता, वो कच्चा माल दिल्ली से जाता हो, चाहे वो नोएडा से आए या बहादुरगढ़ से बने, कहीं से भी बने, उसको आने जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। नहीं तो फिर ये जो नियम बनाए जाते हैं, उद्योग शुरू करने की बात होती है, कामगार लोगों को अपने प्रदेश जाने से रोकने की बात होती है, वो बातें फिर धरातल पर खरी उतरती नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें जिनको लेकर काम करना बेहद जरूरी है। अब सवाल यही है कि इन चीजों को लेकर कितनी तैयारी नजर आती है, क्योंकि हम चाहे किसी को राहत कितनी भी दे दें, लेकिन जब तक वहां पर प्रोडक्शन का काम शुरू नहीं होगा तब तक हमारा जो छोटा उद्योग है, मध्यम उद्योग है, वो उठेगा नहीं। और अगर नहीं उठेगा तो फिर जो लोग हैं जिन्होंने कर्ज लेकर काम शुरू किया था, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो वो लोग कैसे उस कर्ज को वापस कर पाएंगे। हो सकता है किसी ने अपनी फैक्ट्री को पिछले महीने शुरू किया हो, 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले, और उसने कर्ज लिया हो, तो वो कैसे अपने आप को इस संकट के काल में बचा पाएगा। तो ये बहुत सी चीजें हैं, बारीकी से इनका अध्ययन करना पड़ेगा। और जो हम बैठकर प्लानिंग करते हैं मंत्रालय के साथ, अधिकारियों के साथ, तो उन प्लानिंग के दौरान ये बातें भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि अगर हमने इनको चलाने की बात कही है तो फिर उनको इस लिहाज से कुछ राहत, कुछ छूट देनी चाहिए। सिर्फ कागजों में न होकर के हकीकत में वो काम होना चाहिए। नहीं तो फिर जो हमारा अफसरशाही है वो इन लोगों को परेशान बहुत करता है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में ये बहुत बड़ा योगदान देते हैं। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। ठीक है, सीधा कर।